मानसून सत्र को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता मानसून सत्र हमेशा ही 3 दिन का बजट सेशन लंबा होता है। और हमारा इतने ही दिन था, सबको बोलने का मौका मिला। मेरे ख्याल में हुड्डा साहब हर बात पे खड़े हुए थे। मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो हुड्डा साहब तीनों सेशन में 50 बार से ज़्यादा खड़े हुए हैं। अब वो लंबी स्पीच तो नहीं करते, तो उनके पार्टी के लोग करते हैं। गीता बुगल को खूब टाइम मिला। इसके बाद आपका जो ये इवन अभय मेरे ख्याल में अकेला मेंबर है अपनी पार्टी से, पर उसको तीनों दिन हर उसके एडजस्टमेंट मोशन पे उसे खूब टाइम मिला। 13 मिनट तो रिकॉर्ड पे कह रहा है कि 13 मिनट में बोला, मुझे तो 40 मिनट बोलना है। जब एक मेंबर की संख्या तो इतना टाइम देना, मतलब स्पीकर साहब ने तो टाइम बढ़ा के भी टाइम दिया। किसी को भी ऐसा नहीं है खुला कहा भी कोई और बोलना चाहे तो ये जरूर कहा कि भाई थोड़ा समय का ध्यान रखें। ये तो आम अक्सर होता है। तो एलिगेशन लगाने को कुछ लगाए, खुल के डिबेट हुई सब मुद्दों पे। 3 एडजस्टमेंट मोशन आए, उन पर पूरा डिटेल से सुना और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बाद में सबका पूरा जवाब दिया। लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला दोनों ने ही सेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि प्रदेश में आज किसानों की फसल खराब हो गई है, ज्यादा बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, जल भराव की निकासी नहीं हो रही है, किसानों की फसल की गिरदावरी नहीं करवाई जा रही है। क्या आप कहेंगे इस देखिए, मैं इस बात पे कहता हूँ कि अब के बारिश ज़्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब जगह थी। हमारा अगर और प्रदेशों से देखें तो हमारी इतनी नहीं थी। जो राजस्थान में हाल हो रहा था, बिहार में था, आसाम में था, गुजरात में था, बहुत उत्तर प्रदेश में था, बहुत बारिशें हुई हैं। हमारी यहाँ इतनी नहीं थी, पर फिर भी बारिश हुई है पिछले सालों से ज़्यादा। ये तो ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी माना है। अब इस पे हर जगह में, क्योंकि मेरे पे पावर है, मुझे अब बलराज कुंडू जी से पूछ रहे, हमारे अच्छे मतलब जब भी किसी डिबेट पे पूरा हिस्सा लेते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे यहाँ 24 घंटे बिजली चलनी चाहिए। उन्हें आप पूछ लो, वो गवाह इस बात के। मैंने कहा कि 24 घंटे, जिस जगह भी पानी की इकट्ठा हुआ था हमने 24 घंटे बिजली चलाई। नारनौल हल्के में तो मैं खुद गया हूँ, सिंदर गाँव में पानी था। उससे पहले, मेरे से पहले डिप्टी सीएम का दौरा भी हुआ। सारे ऑफिसर की मीटिंग बुला के कहा गया कि तुरंत पानी को पंप आउट करो। अब जब इतनी बरसात हो जाती है तो एक लिमिटेड साधन में अब सब खेत जो भर जाते हैं, वो नीचा इलाका, अब नहीं सदा से होता है। इवन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी ये होता रहा। तो पानी को निकालने के लिए वो तो एक लंबी योजनाएं हैं कि वहाँ कोई सेम नाला बने, उसको कैसे निकाला जाए। पर ये जो कुछ लो लाइंग एरिया है नारनौल के आसपास, जींद के आसपास, जिसमें पानी अक्सर हमेशा इकट्ठा होता है, पर सरकार ने पूरा जोर लगा के उस पानी को निकाला। अब इसमें जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ सीएम साहब ने ये भी डीसी को हिदायत दी कि यहाँ स्पेशल गिरदावरी करो, जिन लोगों का किसानों को नहीं मरने देंगे। करते भी रहे, पहले भी दिया है। और मेरे ख्याल में अब वो कहने को कहे नहीं कहे, हमेशा से ज़्यादा पैसा मिला है, सरकार ने खूब पैसा दिया है। जी सर, एक जो मानसून सत्र के दौरान ही मोहम्मद खान जो विधायक है कांग्रेस के, उनका सवाल था कि जगमग योजना की क्या स्थिति है प्रदेश में, जगमग योजना से कितने गांव को आप 24 घंटे बिजली देखिए, दे रहे हैं, क्या है सर अपडेट? उन्होंने पूछा, मैंने रिप्लाई भी करा। उन्होंने 3 बार सप्लीमेंट्री थे, मैंने पूरा बताया। आखिर जब उनके सवाल खत्म हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। पूरे देश में हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जो जगमग योजना में पूरे देश में हम सबसे आगे, अकेला हरियाणा है। हम 84% लोगों को गांव में हमारी ये बिजली 24 घंटे मिल रही है। 84% बहुत रिकॉर्ड का आंकड़ा है। और हमारे गांव सारे जो रिकॉर्ड पे है वो 6307 गाँव है। 5628 गाँव में हमारे 24 घंटे बिजली जा रही है। ऐसा नहीं है इतने पावर क्राइसिस, जबकि अब के गर्मी बड़ी तेज आई एकदम, सब जगह पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बड़ा क्राइसिस है। उन दिनों में भी हमने, हालांकि हमने महंगी बिजली भी खरीदी, पर लोगों को कभी इस मामले में नहीं कम होने दिया। और जो वो कह रहे हैं कि वहाँ मेवात में है, मेवात में तो खुद मेरे से रोज अफसर बदलवा के ले जाते कि हमारा यही दे दो, ये बहुत बढ़िया काम करे। जो उन्होंने मांगे वो मैंने ऑफिसर दिए हैं। वहाँ कभी भी कोई पावर की शिकायत नहीं। वो तो विधानसभा में एक सदा से एक परिपाटी चली आ रही है कि विपक्ष सरकार को आड़े हाथ लेता है, वो हर बात पे आलोचना करने का काम है। ये पहले सदियों से चला रहे हैं। तो वो जगमग अपनी रस्म निभा रहे थे, हम अपना जवाब दे रहे थे। जगमग योजना में कितने गांव कवर है सर हरियाणा के, और अभी अभी हमारे 5628 गाँव हैं, जबकि टोटल 6307 गाँव हैं। आप ये समझिए कि 84% से भी ज़्यादा 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। बाकी बिजली पंचायत कर रहे हैं, लोगों के मीटर बाहर आ रहे हैं। अब कुछ नई स्कीम भी हम लेके जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर का, उसको भी कुछ इंसेंटिव दे के हम लागू करना चाह रहे हैं। अभी वो अंडर कंसिडरेशन है। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे
बड़ा जल्दी हम 100%, क्योंकि कुछ एक पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ लोग मीटर बाहर घरों से बाहर नहीं निकालने देते, उनका कनेक्शन कटे, क्या करें हम, उसमें कुछ सोचा जा रहा है, हम जल्दी उस पर कुछ फैसला करके करेंगे। एक सर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में आह्वान किया था कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाया जाए, तिरंगे के सम्मान में देश के प्रति अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए। तो इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाया है। तो क्या तैयारियां हैं सर, और आपके विधानसभा क्षेत्र में, जिले में, आप सिरसा में क्या क्या इंतजाम हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बढ़िया सुझाव है, एक बहुत प्रेरणा स्रोत है हम सब लोगों के लिए। राष्ट्रीय एजेंडे का बहुत जो बच्चे हैं, जैसे अभी विधानसभा में चर्चा चला, वहाँ ये था कि जो 45 से पहले के, आज़ादी से पहले जो इस विधानसभा मेंबर हैं, उनको हम सबको बधाई दें, उन्हें हम, उन्होंने वो ज़माना देखा, बाकी तो सब बाद के हैं। तो उसमें हम 3 सदस्य थे मौके पे, कादियान साहब थे, मैं था और एक दादा गौतम थे। तो 3 आदमियों को उन्होंने कहा, तो हमने तो पहले का समय, हम छोटे थे पर इतनी समझ नहीं थी, पर देखा है, ये तो ये ज़रूर है कि हम उस टाइम में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म उस वक़्त देश गुलाम था और लोगों को पता नहीं आंदोलन क्या होते। भारत क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, उसके बाद 18 ये जो सब आज़ादी के मूवमेंट चले, हमारी एक जन सैलाब था महात्मा गांधी के पीछे, जलियांवाले बाग की घटना है, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद भगत सिंह हुए, आपका चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कुर्बानियाँ करी, और उन कुर्बानियों की वजह सरदार पटेल ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था, जयप्रकाश जी का था, आचार्य कृपलानी थे। उस वक़्त एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। उन लोगों, आज के बच्चों को पता नहीं कि हर आदमी पुराने इतिहास को जानना चाह रहे हैं। तो देश के झंडे की कीमत क्या है, इसकी मैं थोड़ा सा आपसे बता रहा हूँ। पाकिस्तान से हमारी वार हुई, तो जब कारगिल पे झंडा लहरा रहा था, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजा के स्वागत करा। और जब हम, और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हम मेडल जीते हैं, तो हर भारतीय ये देखता है, मैच टीवी पे बैठे रहते हैं कि हमारा तिरंगा लहराएगा क्या। ओलंपिक में भी जब तिरंगे लहराए जाते हैं, तो लोगों का ये हमारा एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हमारे देश का सम्मान है, गौरव की बात है। और इस अभियान में हमारे सीएम साहब ने कहा है 13 से 15 अगस्त के बीच में हम सारे इसमें लगेंगे। मैं भी कल जा रहा हूँ और पूरा जोर से करेंगे। मेरे ख्याल में मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 झंडे, हम 50,000 से भी ज़्यादा झंडे गांव में लगेंगे। लोगों में बहुत जोश है, बच्चे बड़े उत्साहित हैं, हर बच्चा झंडा मांग रहा है कि हम घर पे नेशनल फ्लैग लगाएं। मैंने मेरे अपने कोठी पे लगाया। एक अच्छा मैसेज आ रहा है, इसमें राष्ट्रीय एकता, कटिबद्धता, प्रतिबद्धता नजर आती है और देश के प्रति एक समर्पण भाव दिखता है हमारा। सर, एक आजादी का अमृत महोत्सव ये है, विधानसभा का मानसून सत्र जब अंतिम दिन था, तो ये भी एक चर्चा हुई कि हमारे सदन में जो आज़ादी से पहले के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें आप हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या अब्दुल कादर, उनका भी सम्मान के लिए बात की गई। तो कैसे देखते हैं उस सम्मान को भी वरिष्ठता के आधार पर सदन में आप? देखिए, चलो, वरिष्ठता के आधार पे उन्होंने, एक इशू आया था उस पर सब लोगों ने अपना कह दिया, पर देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आज़ाद भारत ज़्यादा अच्छा लगता है। गुलाम भारत को तो कोई भी नहीं चाह रहा था। जन्म तो देखो परमात्मा तक बात है, कौन कहाँ पैदा होता है, किस कंट्री में होता है और कब होता है, ये तो हमसे पहले भी, मैं तो कहता हूँ कि वो भी बड़ी आदमी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, तो महात्मा गांधी को बहुत सम्मान है, और हालांकि उस ब्रिटिश टाइम में पैदा हुए थे। बहुत लीडर जिन्होंने देश आज़ाद कराया, वो सारे उस जमाने के पैदा हुए थे। इस बात का हमें कोई अफसोस भी नहीं है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर हमारे माँ बाप 45 से पहले पैदा नहीं होता था, हम इस पे कहाँ होते। तो ये तो जन्म तो ईश्वर के हाथ है। पर वो एक सदन में एक सेरेमोनियल ये करा, लास्ट जब सेशन ख़त्म हो रहा था, तो 3 आदमियों के लिए उन्होंने डेस्क बजाए, वो खड़े करे, तो कोई नहीं, हमने भी आदर भाव से देखा इसे। थैंक यू सर जी। ठीक है जी, सर, कि एक जेल में से दो, उसमें वो दोनों कैदी सीसीटीवी में दिख रहे हैं कि हॉस्पिटल से फरार हो गए। कोई जानकारी है सर, संज्ञान में आया मामला? हाँ, संज्ञान में है जी, उनके के लिए पूरी फोर्स लगी है, पकड़े जाएंगे, कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। हो जाता है, हॉस्पिटल से कोई खिड़की से निकल गया, आपस में झगड़े थे। अब कई बार जब 2 कैदी झगड़ पड़ते हैं, नर्स वहाँ रहती नहीं, वो बाहर भाग लेती है, तो इत्तेफाक से ऐसा एक घटना हुई, वो निकल के भागे और पकड़ लिए जाएंगे। एक सर, पंजाब में जेलों में ड्रग्स के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार ने एक मुहिम चलाई है। जेलों में चेकिंग हो रही है ड्रग्स को लेकर।
और एक बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब में नशा जेलों में फैला है, मतलब पंजाब में इस बात को लेकर एक अभियान चला है सर। डिप्टी जेलर के पास भी फाइल में भी जो है वो मिला है सर। हम्म। एक कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ कि पंजाब बहुत नशे में डूबा हुआ था, तो अच्छा स्टेप है कोई इस तरीके का लिया गया है। और नशा तो बंद होना चाहिए, उसे कड़ाई से करना चाहिए। वो जेलों में है, चाहे स्कूलों में है, चाहे वो आम लोगों की लाइफ में है। नशा देश के एक बहुत गंदी कुरीति है, ख़त्म करना चाहिए। खास करके जो जो चिट्टा जिसे कहते हैं, जो स्मैक का नशा है, तो देश बर्बाद करने का काम हो रहा है। बच्चे बहुत छोटी उम्र में जा रहे हैं। इस पे तो जितना सख्ती से हो, कोई भी हो, चाहे कोई स्टेट का काम हो, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, क्योंकि नशा पंजाब से ज़्यादा फैला है। अगर वहाँ आज चेक होता है तो अगली स्टेटों पे इसका अच्छा रहेगा कि वहाँ ये नशा फैलने में वहाँ से ही ब्रेक लगेगी। हरियाणा जेलों में कोई सब तो जाने से लगा काम नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जेलों में इस तरीके का नशा आज तक नहीं पकड़ा गया। मोबाइल तो ज़्यादा कदा पकड़े गए हैं, पर ऐसा मामला नहीं। हमारे बहुत कड़ाई है, बहुत सख्ती है, और किसी मामले को, नशे वाले मामले को तो स्पेयर करेंगे ही नहीं। राइट, तो सर वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये जो कुछ कैदियों को रिलीफ कर